नमस्कार दोस्तों। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। ममता जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अपनी आप बीती सरोज जी को सुना रही थी। सरोज जी के आंखों से भी आंसू रुक ना पाए। ममता जी आगे की बात बताते हुए कहती हैं, बहन, अगर मैं उस दिन समय पर नहीं आती तो ना जाने वह क्या करती। मैंने सब्जी तो नजदीक से ले लिया था, इसीलिए मैं जल्दी आ गई थी, तो उसकी सारी प्लानिंग सुन ली थी। सरोज जी ने कहा, बहन, तुम्हें तो भगवान ने भेज दिया जल्दी घर पर, वरना यह प्लानिंग तुम नहीं सुन पाती तो सब कुछ अनर्थ हो जाता और तुम्हारी दुनिया उजड़ जाती। ममता जी की रूह कांप जाती है, वह सब कुछ सोच कर भी। कुछ समय पहले की बात है। ममता जी एक जमींदार घराने की बेटी हुआ करती थी। जमींदार घराने में बेटियों को पढ़ने लिखने की ज्यादा इजाजत नहीं थी, लेकिन ममता जी शुरू से ही पढ़ने में और हर चीज में बहुत होशियार थी। ममता जी की चार बहनें थी। ममता जी सबसे छोटी थी। चारों बहनें 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद शादीशुदा हो गई, अपने ससुराल में थी। ममता जी ने जब 8वीं की परीक्षा स्कूल में सबसे अव्वल नंबर पर पास किया तो उन्होंने आगे पढ़ने की इच्छा जताई। वैसे तो उनके पिताजी इस बात से राजी नहीं थे, लेकिन ममता जी की माँ ने अपने पति को समझाया। फिर ममता जी ने अपने दादी को समझाया, तो दादी और माँ ने मिलकर घर वालों को समझाया और ममता जी को पढ़ने की इजाजत मिल गई। फिर ममता जी ने इतनी लगन के साथ पढ़ाई की कि उन्होंने 12वीं की परीक्षा भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया और ममता जी 15वीं तक की पढ़ाई की। ममता जी के साथ उनके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, जिसका नाम आकाश था। आकाश बहुत ही गरीब घराने का लड़का था। ममता जी का व्यवहार अच्छा था। वह कभी अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करती थी। जहाँ सभी लड़के आकाश से बात नहीं करते, वहीं ममता जी उसे बड़े आदर के साथ बात किया करती थी। आकाश पढ़ने में बहुत होशियार था, सभ्य था। यही बात ममता जी को अच्छी लगती थी। जब ममता जी ने 15वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और घर में रहने लगी, संयोग बस ममता जी के पिताजी को एक मैनेजर की जरूरत थी, जो उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। और वही आकाश आकर इंटरव्यू देता है। उसकी समझदारी और सूझबूझ की वजह से जमींदार आकाश को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं। जब ममता जी ने आकाश को पहली बार देखा तो वह समझ नहीं पाई। उन्होंने आकाश से पूछा, अरे आकाश, तुम मेरे घर पर कैसे आए? मुझसे मिलने आए हो क्या? आकाश ने सकुचाते हुए कहा, नहीं ममता, क्या है ना कि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और जमींदार साहब का मैनेजर हूँ। अच्छा, तो मेरे पापा के साथ आप नौकरी करते हो? ममता जी मुस्कुरा कर कह देती हैं और आकाश सकुचा कर चला जाता है। आकाश को लगा कि अब ममता जी के घर पर मैं नौकर हूँ, काम करता हूँ, इसीलिए वह उनके साथ इज्जत से बात करता और ममता जी मौका मिलता तो आकाश से बातें कर लेती। समय गुजरता गया। ममता जी की शादी की कई जगह से रिश्ते आने लगे, लेकिन ममता जी कहीं शादी नहीं करना चाहती थी। वहीं आकाश, जो कॉलेज से ही ममता जी को पसंद किया करता था, और कहीं ना कहीं ममता जी के दिल में भी आकाश के लिए जगह थी। लेकिन अब जब आकाश उनके यहाँ नौकरी करता था, सारी बातें जान लिया था कि ममता जी के मायके वाले कितने कड़े हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उनकी बेटी को पसंद करता हूँ, नौकरी तो हाथ से जाएगी, जिंदगी भी चली जाएगी। ममता जी के चाचा बड़े ही खतरनाक और गुंडे टाइप पर थे, पैसे वाले अलग से थे। इसीलिए आकाश ने अपने मन की बात मन में ही दबा देने को सोचा। वह देख रहा था कि ममता जी के घर पे किसी चीज की कमी नहीं। इतने ऐश आराम से रहने वाली लड़की कहाँ मेरे गरीब घर, जिसके पास ना माँ है, ना घर है, ना जमींदारी है, कैसे रिश्ता हो सकता है? इसीलिए वह ममता जी से दूर रहता। जब मौका मिलता छुप कर देखता, लेकिन ममता जी उससे बात करने के बहाने ढूंढती रहती।
एक दिन बहुत बड़े जमींदार के घर से ममता जी का रिश्ता आता है। ममता जी जाकर पहले यह बात आकाश से बताती हैं। आकाश, मेरे लिए रिश्ता आया है। उस लड़के को आकाश अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि पहली नौकरी उसकी वहीं लगी थी। लेकिन उस लड़के की बदतमीजी की वजह से, उसके शराब पीने, उसके नशे, हर चीज की वजह से आकाश ने नौकरी छोड़ दिया था। वह कभी भी शराब पीकर आता और आकाश को आदेश देता। आकाश गरीब था, लेकिन किसी का गुलाम नहीं। आकाश ने बताया, ममता, जिस घर में तुम्हारी शादी होने वाली है, बेशक वह लोग बहुत अमीर हैं, जमींदार हैं। एक जमींदार की बेटी जमींदार के घर में ही जाएगी। ठाकुरों की बेटियां हैं, अमीरों के घर में ही जाएंगी। लेकिन वह लड़का सही नहीं है, कई लड़कियों को परेशान कर चुका है और वह शराबी भी है, पैसे उड़ाता है। उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। पिता की दौलत और शोहरत पर वह उछलता रहता है। ममता तो पहले से ही उस लड़के से शादी करना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि वह किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। वह अपने पिता से साफ मना कर देती है, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, किसी के साथ नहीं करूंगी। यह बात सुनकर ममता जी के पिता उन्हें एक थप्पड़ लगा देते हैं। हमारे खानदान में बेटियां अपना रिश्ता नहीं देखती ममता, और तू है कि थोड़ा पढ़ लिख कर क्या गई है कि जवान लड़ाने लगी। इसीलिए तेरे से पहले तीन बेटियों को मैंने थोड़ा पढ़ा लिखा कर उन्हें उनकी शादी ब्याह भेज दिया। एक आज तेरी तीनों बहनें अपने ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं, और तू है कि मेरे भरोसे मेरे फैसले पर उंगली उठा रही है। ममता जी ने भी कहा, कुछ भी हो जाए पापा, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। ममता जी के पिताजी ने भी कह दिया कि देखता हूँ तू कैसे शादी नहीं करेगी, वहीं तेरी शादी होगी। मेरी बराबरी का वह ठाकुर है, जितना मेरे पास दौलत है उतनी ही दौलत उसके पास भी है। ममता जी रात भर सोई नहीं। सुबह जल्दी उठकर आकाश के कमरे में चली गई। आकाश उनके घर से दूर बने हुए फार्म हाउस में रहता था। ज्यादा दूर नहीं, बस 15-20 मिनट की दूरी पर था। ममता जी आकाश के पास जाकर कहती हैं, आकाश, मेरी शादी के लिए मेरे पिता जबरदस्ती कर रहे हैं। आकाश कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ ममता, शादी अब अमीर घर में हो रही है, तो बेटी आप भी तो अमीर घर की हो। ममता जी ने कहा, तुम्हें जरा सा भी चिंता नहीं कि मेरी शादी उस शराबी से हो रही है। आकाश ने कहा, मैं गरीब और तुम्हारे पिता का नौकर क्या कर सकता हूँ। ममता जी ने कहा, तुम सच बताओ आकाश, क्या तुम कॉलेज से लेकर यहाँ आने तक कभी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचे? तुमको मेरी कसम। यह कहते हुए वह आकाश का हाथ अपने सिर पर रख लेती हैं। आकाश उनसे प्यार करता था, उनकी झूठी कसम नहीं खा सका और कह दिया, हाँ ममता, मैं तो तुमसे कॉलेज के समय से ही प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे घर आने के बाद, सब कुछ देखने के बाद तुम्हें भूल जाना ही सही समझा। ममता जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं भी तुमसे कॉलेज के समय से ही प्यार करती हूँ। यह सुन आकाश थोड़ा घबराया, लेकिन ममता जी ने कहा, आकाश, आज अगर तुमने सही फैसला नहीं किया तो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। बोलो आकाश। आकाश ने हाथ आगे बढ़ाया। ममता जी ने कसकर हाथ पकड़ लिया। ममता जी आकाश का हाथ पकड़कर अपने पिता के पास गई और कहने लगी, पापा, मैं उस शराबी से शादी नहीं करूंगी, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। ममता जी के पिताजी यह देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए और कहने लगे, इस नालायक को तो मैं जान से मरवा दूंगा और फिर देखता हूँ तुम कैसे जबरदस्ती करती हो। उनके पिता अपनी बंदूक निकाल कर लाते हैं और उस लड़के के सीने में बंदूक तान देते हैं
ममता जी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। पापा, चलाओ बंदूक, पहले मेरी जान निकलेगी, उसके बाद आकाश की। पिता अपनी जवान बेटी पर बंदूक नहीं चला पाते। ममता जी कहती हैं, मैं जा रही हूँ पापा, आकाश के साथ नई दुनिया बसाने। ममता जी घर छोड़कर आकाश के साथ चल देती हैं। दोनों विधि विधान पूर्वक मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन आकाश के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह ममता जी को लेकर अपने चाचा के लड़के के पास जाता है। वही उसका मात्र एक भाई था। उसके घर में जाकर कुछ दिन को रहने के लिए कहता है। वह आकाश से छोटा था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। वह उसे रख लेता है। जल्दी ही आकाश नौकरी ढूंढने लगता है और बिजली विभाग में उसकी नौकरी लग जाती है। बिजली विभाग में उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। अब आकाश को नौकरी मिल गई। वह किराए का एक कमरा ले लेता है। लेकिन जल्दी ही आकाश को बिजली विभाग की तरफ से रहने को भी कमरा मिल जाता है। आकाश की दुनिया अब खुशियों से भर गई थी। शादी को 3 साल हुआ कि आकाश और ममता जी की एक बेटी हुई। बड़े ही प्यार से दोनों माता पिता ने उस बेटी का नाम रखा प्रिया। ममता जी और आकाश का जीवन खुशियों से भर गया। अब क्या चाहिए था? नौकरी, रहने को घर, प्यारी सी बेटी। लेकिन उनके जीवन की यह खुशियां भगवान को भी शायद मंजूर नहीं थी। प्रिया अब 8वीं क्लास में हो गई थी, 14 वर्ष की थी। आकाश एक दिन खंभे में चढ़कर लाइट की कुछ तार को जोड़ रहा था। पता नहीं कैसे उसका हाथ करंट में फंसा। वहां खड़े लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आकाश ऊपर खंभे से गिरकर नीचे आ जाता है। पूरे शरीर में बहुत चोट लगती है। गिरते ही बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ममता जी और प्रिया पहुंचती हैं, लेकिन आकाश के सीने में बहुत चोट आई थी। रात तक में आकाश इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। ममता जी यह देखकर बेहोश हो जाती हैं, बहुत रोती हैं। लेकिन अब पति का अंतिम दाह संस्कार भी हो चुका था। जब तक ममता जी को होश आया, उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। यह खबर ममता जी के छोटे भाई को भी गई। ममता जी रोने और अपने पति आकाश को याद कर करके कभी चक्कर आता तो कभी होश में उनकी बेटी प्रिया उनके पास बैठी रोती। 13वीं में ममता जी की देवरानी और वही आकाश के चाचा का लड़का आए हुए थे। सारे मोहल्ले वाले पड़ोस वाले यही कहते, अब तुम ही देवर देवरानी हो। आकाश और ममता का तो कोई है नहीं, तुम ही लोग देखभाल इनकी करना। वह दोनों 13वीं का सारा कार्यभार संभाल रहे थे। ममता जी की देवरानी बड़ी चालाक और लालची थी। उसने देखा कि ममता जी बिस्तर पर पड़ी रोती रहती हैं। रोते रोते चक्कर आ जाता है, मुंह में पानी के छींटे मारते हैं। होश आता है तो बस वही, मेरा आकाश, मेरा आकाश कहाँ है। और फिर उन्हें चक्कर। वह इस मौके का फायदा उठाते हुए जो कि अलमारी की चाबी प्रिया से मांग लेती है, वह बड़े सहानुभूति और प्यार से उन लोगों के साथ पेश आ रही थी। उन लोगों को लगा कि दुख के समय में एक यही देवरानी है जो संभाल रही थी। लेकिन वह तो चाबी लेकर ममता जी की अलमारी खोलती है, उनके सारे जेवर, नकदी, पैसे, सब कुछ अपने कब्जे में ले लेती है और वापिस से ताला बंद करके चाबी प्रिया को पकड़ा देती है। 13वीं के बाद वह जाने लगी तो पड़ोसियों ने कहा, ममता जी का इस दुनिया में अब कोई नहीं है, एक बेटी के सिवा। कुछ दिन के लिए अपनी जेठानी को अपने साथ ले जाओ। ममता जी की देवरानी रेखा ले नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पड़ोसियों ने दबाव डाला कि अभी ममता जी होश में नहीं रहती, उन्हें किसी अपनों की जरूरत है और फिर यह सरकारी क्वार्टर है।
कब खाली करवा दे इसका कोई ठिकाना नहीं। रेखा अपने साथ ममता जी को लाती है। वह उन्हें पीछे का कमरा जिसमें कभी गाय बांधी जाती थी उन्हें दे देती है। जा उसी को साफ करके तुम लोग रहो। ममता जी उस कमरे को रोते हुए साफ करती हैं। अपनी बेटी प्रिया के साथ रह जाती हैं। लेकिन रेखा उन दोनों से रिश्तेदार की तरह नहीं, एक नौकर की तरह बर्ताव करती। सुबह ममता जी को आवाज देती, अरे ओ जेठानी, पूरा दिन उसी कमरे में रोती बैठी रहोगी? यह मेरा घर है, कोई शोक भवन नहीं जो शोक मनाती बैठी रहो। चलो घर के काम भी करने हैं, वरना फ्री में कैसे गुजारा होगा। ममता जी रोते हुए आंसू पोंछती और घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा बर्तन में लग जाती। एक दिन प्रिया सो रही थी, ममता जी काम कर रही थी। किचन में चाय बनानी थी। रेखा बाल्टी भर पानी लेकर गई और कहती है, यह तुम्हारी बेटी कोई महारानी नहीं है जो सुबह 8 बजे तक सोएगी। इसे भी उठाओ और बोलो कि किचन में जाकर चाय बनाए। ममता जी ने कहा, सोने दो रेखा, वह बेचारी काम अभी कुछ नहीं करती। अरे तुम्हारे बच्चे भी तो सो रहे हैं। यह सुन रेखा गुस्से से बोली, अरे चुड़ैल, मेरे बच्चों से अपनी इस बेटी का बराबरी मत करो। उसके पिता जिंदा हैं, कमा रहे हैं। यह तुम्हारी बेटी अभागिन थी, अपने पिता को खा गई। इसके पैदा होते ही आकाश मर गया। इसकी बराबरी किया तो खैर नहीं। प्रिया के ऊपर पानी डाल दिया। प्रिया तिलमिलाकर बैठ गई। ममता जी ने उसे इशारा किया, बेटी कुछ मत कहना। प्रिया बहुत गुस्से में थी। कपड़ा बदली और आकर किचन में चाय बनाई। अब तो प्रिया से भी बार बार कभी बर्तन धोना, कभी झाड़ू मारना, कभी किचन में रोटियां बेलना काम पर लगाए रखती। प्रिया अब 9वीं क्लास में चली गई थी, पढ़ भी रही थी। उसे स्कूल भी जाना होता। स्कूल से उसे घर में इतना समय नहीं मिल पाता कि वह अपना स्कूल का होमवर्क कर ले। फिर बिटिया जल्दी जल्दी काम निपटाती और अपनी पढ़ाई करती। ममता जी को तो जरा सा भी आराम नहीं। पूरी गर्मी के दोपहर में रेखा उन्हें घर के साफ सफाई में ही लगाकर रखती। देवरानी का अत्याचार सहते सहते 8 साल गुजर चुके थे। अब प्रिया 24 साल की हो चुकी थी। प्रिया अपनी पूरी पढ़ाई कर ली थी। प्रिया ने कई जगह कंपनियों में अपनी नौकरी के लिए फॉर्म भरा था। लेकिन ममता जी के कहने पर वह आज भी रेखा के साथ बात जवाब नहीं करती। कई बार प्रिया ने कहा, माँ, हम दोनों इतना काम करते हैं तो कहीं अलग कमरा लेकर भी रह सकते हैं। लेकिन ममता जी ने कहा, बेटी, जब एक माँ एक जवान बेटी को लेकर बेसहारा घर से बाहर रहती है तो लोगों की कैसी कैसी नजरें पड़ती है, कैसे कैसे बातें सुनने पड़ते हैं। मैं मानती हूँ मेरी उम्र हो गई है, लेकिन तुम पर किसी की गंदी नजर ना पड़े, इसीलिए इसका मैं अत्याचार सहती हूँ और इन लोगों के सहारे अपनी इज्जत को बचाकर इनके घर में घुसी हूँ। प्रिया ने कहा, माँ, अब बहुत ही जल्दी सब ठीक हो जाएगा। प्रिया दिल्ली, भोपाल, मुंबई कई जगह अपने फॉर्म डाले थे। एक दिन प्रिया को उसके कॉलेज में ही लेटर आता है, क्योंकि प्रिया हमेशा जो भी फॉर्म डालती थी अपने कॉलेज के नाम पर ही, उसी एड्रेस पर प्रिया को उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया। उसकी नौकरी दिल्ली के एक बहुत बड़े कंपनी में लग जाती है। वह आकर अपनी माँ को बताती है। माँ बहुत खुश होती है, उसे गले लगाकर खुशी के आंसू झलक आते हैं। कहती है, भगवान ने हमारी सुन ली। यह बात चाचा और चाची को प्रिया नहीं बताती, क्योंकि ममता जी ने मना किया। अगर इसे पता चल गया तो ना जाने क्या करेगी। इधर प्रिया अब इतनी बड़ी हो गई थी, बात बात पर रेखा से बात जवाब कर देती। रेखा को अब प्रिया खटकने लगी थी। उसने सोचा, इसकी शादी करवा दूं, यह चली जाए।
तब जाकर इसकी माँ से पूरा काम लूंगी। यह पढ़ी लिखी और समझदार है। बात बात पर अपनी माँ के गहने जेवर और पैसों की बात करती है। अब इसके सामने मेरी नहीं चलेगी। इसे दूर हटाने में ही भलाई है। यही सोच कर वह अपने मायके के एक रिश्तेदार के यहाँ प्रिया की शादी की बात करती है। गरीब घराना था। लड़का शराबी था। इधर उधर घूमता, नुक्कड़ पे बैठा रहता। वह रिश्ता और फोटो लाकर ममता जी को बताती है। ममता जी प्रिया से बात की। प्रिया ने साफ मना कर दिया, मुझे अभी शादी नहीं करना। ममता जी भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की अभी शादी हो, क्योंकि सब पता था कि अभी अभी तो मेरी बेटी की नौकरी लगी है। प्रिया ने जब साफ साफ मना कर दिया तो रेखा कुछ नहीं कर पाई। गुस्से से बोली, इस चुड़ैल को तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। यह सोचकर रेखा ने एक दिन एक गुंडे से जाकर मिली और बोली, यह फोटो ले, इस लड़की को रास्ते से हटाना है। लेकिन ऐसा काम होना चाहिए कि लोगों को लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। उसने तुरंत फोटो रेखा के हाथ में रखते हुए कहा, पकड़ो अपने पैसे। 2 लाख रुपए कोई मूली भाजी उखाड़ना नहीं है। कम से कम मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तभी यह काम होगा। वह मान गई। ठीक है, 5 लाख ही दे दूंगी। काम बड़ी सफाई से होना चाहिए। मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। वह बोला, निश्चिंत रहो मैडम, कुछ नहीं होगा। रेखा घर में आकर सुकून से जी रही। उसने 2-3 फोटो उसे दे दिया था। ममता जी बाहर गई हुई थी। वह जब घर आई तो फोन से बात कर रही थी। अरे, मैंने तुम्हें उस प्रिया नाम की लड़की का फोटो दिया। तुमने उसका काम तमाम किया कि नहीं? अभी वह कॉलेज गई है। शाम को 5 बजे कॉलेज से लौटेगी। बस स्टॉप का भी उसने बताया और उससे कहा, मैंने तुम्हें एडवांस के पैसे भी दे दिए हैं। काम होने पर तुम मेरे पास मत आना, मैं ही आकर तुम्हें पैसे दे दूंगी। घर पर कोई नहीं था। वह अकेली नाश्ता करते हुए फोन स्पीकर पर करके बात कर रही थी। उसे लगा कि मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। जबकि ममता जी आ गई थी। ममता जी को वह सब्जी लेने मार्केट भेजी थी। लेकिन जैसे ही ममता जी घर के बाहर निकली तो एक ताजी सब्जी वाली टोकरी में लेकर वहां से जा रही थी। ममता जी ने उससे पालक, हरा धनिया, मिर्ची सब्जियां ले ली और सोची, समय बचेगा, जल्दी घर जाती हूँ। जब वह घर आई तो स्पीकर पर अपनी बेटी का नाम सुना। प्रिया नाम है उसका। जल्दी काम तमाम करना है। ममता जी यह सुनकर थर्रा गई। पैरों तले जमीन सरक गई। मेरी बेटी को मारने की सुपारी दे दी है। वह चुपचाप वहां से निकल गई और अपनी बेटी के पास कॉलेज में पहुंच गई। वह बेटी को बाहर बुलाकर सारी बात बताई। बेटी, यह रेखा, जिसे तुम अपनी चाची मानते थे, मैं अपनी देवरानी, बड़ी ही खतरनाक निकली। तुम्हें जान से मरवाने की सुपारी दे दी है। आज तुम कॉलेज से निकलोगी तो तुम्हारा अंतिम दिन करवा देगी। बेटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम ऐसा करो, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। यह सुन प्रिया ने कहा, माँ तू रो मत, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगी। प्रिया अपनी माँ को लेकर कॉलेज से ही वहां से निकल 1 किलोमीटर दूर बस स्टैंड पर जाकर मुंह को दुपट्टे से पूरा बांध कर बैठ जाती है। ममता जी उसे छोड़कर घर आती हैं और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर एक थैली में भरकर ले लेती हैं। रेखा ने पूछा, अभी तक भाजी ले रही थी? हाँ। रेखा लो सब्जियां लेकर आई। अरे, बड़ी गलती हो गई, ममता जी सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं। तो रेखा ने कहा, अब क्या करके आई? तू ना मेरा सत्यानाश करवा ही देगी। अरे रेखा, मैंने 500 की नोट उस सब्जी वाले को दिया। तुम्हारा पैसा रिटर्न लेना भूल गई। वह रेखा गुस्से से चिल्लाई, अभी जा
पैसे वापिस लेकर आ। ममता जी जल्दी से निकल कर चली जाती हैं। बस पकड़ बस स्टैंड पहुंची, बेटी को सारा डॉक्यूमेंट्स दिया और उन्हें एक बस में बिठा देती हैं। वहां से 15-20 किलोमीटर दूरी पर प्रिया जाकर ट्रेन पकड़ लेती है और दिल्ली चली जाती है। जब ममता जी लौट कर घर आई तो रेखा चिल्लाई, इतना समय क्यों लगा? ममता जी ने कहा, वह सब्जी वाला उस जगह से दूर चला गया। उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। कई लोगों से पता पूछा, तब जाकर वह मिला। लो, अपना पैसा ले लो। ममता जी का दिल कांप रहा था, अंदर ही अंदर रो रही थी, लेकिन देवरानी के सामने वह हिम्मत बनाए रखी, उसे कुछ नहीं बोली। वह अपने आप को संभाले रखी। बार बार रेखा घड़ी देखती कि कब 5 बजे और कब उसका फोन आए कि उसने प्रिया को काम तमाम कर दिया है। ममता जी सब समझ रही थी। 5:30 बजे फोन आया, मैंने उसे खत्म कर दिया है। बॉडी कॉलेज के बाहर चौराहे पर पड़ी है। रेखा यह समाचार सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन धोखा हुआ था। वह प्रिया नहीं, कोई और लड़की थी जो प्रिया के जैसे सेम दिखती थी। स्कूल का ड्रेस तो सभी लड़कियों का सेम ही होता है, इसीलिए कपड़े में कोई फर्क नहीं। हेयर स्टाइल भी प्रिया जैसे ही उस लड़की की थी, इसीलिए उसे धोखा हो गया था। प्रिया की जगह किसी और लड़की का एक्सीडेंट करवा दिया था। दूर से फोटो भेजा, चेहरा भी प्रिया का वह पहचान ना पाई। और रेखा रोते हुए पुलिस को फोन की, अरे वो दीदी, तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। किसी अनजान नंबर से फोन आया था, चौराहे पर उसकी लाश पड़ी है। पुलिस वाले वहां पहुंच गए और वहीं रेखा भी पहुंच जाती है। रेखा कहने लगी कि इसकी माँ खबर सुनकर बेहोश है, वह नहीं आ पाई। बॉडी को वही साइन करके वहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर जल्दी ही उसका अंतिम दाह संस्कार हो गया। उसे लगा कि इसकी बेटी मर गई, अब यह अकेले बची है। लेकिन रेखा देख रही थी कि जब इसका पति मरा था तो इसे बार बार चक्कर आता। बेटी के मरने के बाद यह चुपचाप गुमसुम सी तो रहती है, लेकिन इसे ना चक्कर आ रहा है ना बेहोश हो रही है। क्या बात है? वह उसे सताना चाहती थी। अब उससे वह पूरा दिन घर का काम करवाने लगी। ममता जी मुंह बंद किए सारा काम करती रहती, लेकिन कभी दवाइयों के पैसे, कभी जरूरत के पैसे मांगती तो रेखा चिढ़ जाती। ममता जी ने कहा, तुमने मेरे जेवर और नकदी पैसे रखे हैं, उसमें से ही कुछ मुझे दे दो। वह अब और गुस्सा करने लगी। बेटी तो मर गई, लेकिन ये बुढ़िया जेवर जेवर बता रही है, इसे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। वह अब उसका एक्सीडेंट नहीं करवाना चाहती थी, पहले ही 5 लाख रुपए खर्च कर चुकी थी। उसने अब ममता जी को मेडिकल से लाकर नशीली दवा चाय में मिलाकर देना शुरू कर दिया। वह ऐसी दवा थी जिसे पीकर उनकी आंख नहीं खुलती, पूरा दिन नींद आती रहती। ममता जी ने सोचा, यह क्या हुआ है, पूरा दिन सिर भारी रहता है और मैं सो जाती हूँ, आंख नहीं खुलती। एक दिन ममता जी सुबह उठकर लड़खड़ाते हुए बाथरूम की तरफ जा रही थी कि देखा कि रेखा चाय में कुछ मिला रही है और वही कप लाकर ममता जी को देने वाली थी। ममता जी कप पहचान गई, चुपचाप बाथरूम से जाकर अपने कमरे में लेट गई। वह चाय लेकर आई और बोली, लो तुम चाय पी लो, तुम्हारे बस का कोई काम नहीं है। ममता जी उस दिन उस चाय को नहीं पिया, खिड़की से बाहर भेज दिया और सो गई। कुछ समय के बाद आकर रेखा कप उठाकर ले गई और फोन से किसी से बात कर रही थी। इस बुढ़िया को तो मैं जल्दी ही ठिकाने लगा दूंगी, फिर ले लेगी जेवर और पैसे। अपने पति और बेटी के पास जाकर ही वहीं अपना जेवर और पैसे की बात करेगी। ममता जी समझ गई थी कि यह मुझे चाय में कुछ मिलाकर देती है, तभी तो आज मुझे नींद नहीं आई। वह चुपके से निकली और बाहर चली गई। वह वही कॉलेज में पहुंची जहां उनकी बेटी पढ़ा करती थी। कॉलेज के बाहर वह बैठी रो रही थी। उन्हें आज अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। तभी उस कॉलेज की प्रिंसिपल बाहर निकली और ममता जी को देखकर पहचान गई, क्योंकि वह
प्रिया को बहुत पसंद करती थी। प्रिया एक सीधी सादी लड़की थी। हर छोटे मोटे काम के लिए प्रिंसिपल के पास आकर उनकी हेल्प करने को तैयार रहती और सारी अपनी बात बताती कि किस तरह से मेरे पिताजी दुनिया छोड़कर चले गए। मेरी माँ और हम दोनों चाची के घर में रहते हैं। इसीलिए प्रिंसिपल अपनी कार रोक दी और उन्हें देखकर बोली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ममता जी प्रिया की माँ हैं। हाँ, इतना उन्होंने कहा तो प्रिंसिपल ने उन्हें अपनी कार में बिठा लिया और अपने घर ले गई। ममता जी सारी बात उनसे बताई, जिनका नाम सरोज जी था। ममता जी ने आज तक अपनी एक भी बात किसी को नहीं बताई थी। अब प्रिंसिपल को सारी बात बताई। प्रिंसिपल रोने लगी। मुझे लगा कि प्रिया इस दुनिया में नहीं है। कॉलेज से छूटने के बाद एक्सीडेंट में मारी गई, क्योंकि हर जगह उसके नाम और स्कूल के साथ उसकी स्कूल ड्रेस के साथ फोटो छपी थी। ममता जी ने कहा, यह सब एक नाटक था मैडम। नहीं, आज सच में प्रिया इस दुनिया में नहीं होती। प्रिंसिपल ने कहा, अब आप चिंता मत करो। अब आपकी बेटी का बदला मैं लूंगी। बहुत हो चुका है। ममता जी अब वही प्रिंसिपल के घर में रहने लगी थी। उधर रेखा के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे थे जिसमें वह प्रिंसिपल थी, क्योंकि वह स्कूल और कॉलेज दोनों साथ में ही था। रेखा का पति जब एडमिशन करवाने गया था, तब यह बात उसने बताया था कि मेरी भतीजी प्रिया इसी कॉलेज में पढ़ती थी, आपकी स्टूडेंट थी और वह एक्सीडेंट में मर गई। मैं अपने दोनों बच्चों को इसी स्कूल में एडमिशन दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का ध्यान रखिए, इनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, ऐसा ध्यान रखिए। इसीलिए पहचान हो गई थी। सारी सच्चाई सरोज जी के सामने आ चुकी थी। उन्होंने कहा, ममता जी अब आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहिए। अब आपको न्याय मिलेगा। उनके यहाँ रहते हुए पूरे 3 साल गुजर चुके थे। ममता जी रोज उसी बस स्टैंड पर जाती जहाँ से उन्होंने अपनी बेटी को बस में चढ़ाया था। सभी बस का इंतजार करती। आज 3 साल बाद शाम को 5 बजे जब ममता जी सभी बस में उतर रहे यात्रियों की तरफ देख रही थी, तभी एक बस से अचानक उनकी बेटी उतरी। वह अपनी जिगर के टुकड़े को कैसे नहीं पहचानती। बेटी को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। प्रिया इधर उधर देखी और अपनी माँ को सामने देख वह भी पहचान गई। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़े और एक दूसरे के गले लग गए। प्रिया ने कहा, माँ तू कैसी है? ममता जी ने कहा, बेटी तूने मेरे लिए कोई खबर क्यों नहीं भेजा, कोई पता संदेशा? प्रिया ने कहा, माँ कैसे भेजता, मैं तो गुमशुदा थी। अगर पता चल जाता कि मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारे लिए यहाँ तकलीफ बन जाती। फिर भी मैंने कई लोगों से ऐसे पता करवाया कि तुम कहाँ हो, तो पता चला कि तुम भी कहीं खो गई हो, तुम्हारा कुछ पता नहीं है। इसीलिए तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आ गई। मुझे लगा कि कहीं मेरी तरह तुम्हें भी उस चाची ने मरवा तो नहीं दिया। ममता जी ने बताया, बेटी मुझे भी मरवाने की साजिश ही कर रही थी। अच्छा हुआ मैं बच गई, भगवान ने हम दोनों को बचा लिया। लेकिन अब चलो, हम तुम्हारे प्रिंसिपल के घर में रहते हैं। सिर्फ तुम्हारी प्रिंसिपल को हमारी कहानी पता है। ममता जी अपनी बेटी प्रिया को लेकर प्रिंसिपल के घर आ गई। प्रिंसिपल ने कहा, आप लोग अब तैयार हो जाओ, आप लोगों के बदला लेने का समय आ गया है। उन्होंने स्कूल में एक नाटक रचा जिसमें से प्रिया और ममता जी को भूत बनाया गया और रेखा के बेटे को भूत से बचाने के लिए स्टोरी बनाई गई। पूरी स्टोरी सोच समझकर बनाई गई थी। स्टेज पर रात का सीन दिखाया गया। रात को अंधेरा था, पेड़ पौधों से हवा चल रही थी। तभी 6 साल का लड़का घर से बाहर निकल जाता है बच्चों के साथ खेलने के लिए। वह अपनी मम्मी पापा का कहना नहीं माना था। उसकी माँ ने मना किया कि खेलने मत जाना। चुपके से वह बाहर जा रहा था। तभी भूत की एंट्री होती है, जिसमें प्रिया और ममता जी सफेद साड़ी, काले कलर की लिपस्टिक, बड़े बड़े नाखून, खुले बाल और चुड़ैलों जैसा चेहरा बनाकर पेड़ के पास से निकल कर आ जाती हैं। छोटे बच्चे को देखकर दोनों अपनी उंगलियों को घुमाते हुए खतरनाक हंसी हंसती हैं। आज
अच्छा शिकार मिल गया है, इसे ही खा जाऊंगा। यह नाटक देखने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स भी आए थे, जिसमें रेखा भी आई थी। अपन उसका तो बेटा ही नाटक में शामिल था। रेखा सामने की कुर्सी में बैठकर बहुत खुश हो रही थी कि मेरे बेटे को नाटक में लिया गया है। वह बहुत बड़ा गर्व महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने चुड़ैलों के रूप में प्रिया और ममता जी को देखा, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह थर्रा गई। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई और नहीं, प्रिया और ममता है। यह दोनों माँ बेटी मर गई और सच में भूत बनकर मेरे साथ बदला लेने आई हैं। यह मेरे बेटे को खा जाएगी। स्टेज पर नाटक चल रहा था। दोनों चुड़ैले हंसते हंसते बच्चे को खाने के लिए आ रही थी। प्रिया से देखा नहीं गया। वह दौड़कर स्टेज पर पहुंची और अपने बेटे विक्की को अपने पास खींच लिया और बोली, बचाओ मेरे बेटे को। यह दोनों सच में चुड़ैल हैं। यह कोई नाटक की नहीं, सच में चुड़ैल हैं। अब वहां जो अभी अंधेरे की लाइट जली थी, सच में लाइट जला दी गई। वह दो सफेद साड़ी वाले चुड़ैले अब शांति से खड़ी हो गई थी। ममता अपने बच्चे को गले से चिपकाए थी। वहां पर स्कूल के टीचर और स्टाफ लोग कहने लगे, मैडम यह चुड़ैल नहीं है, यह तो नकली चुड़ैल है। यह एक नाटक है। आपके बच्चे को कैसे खा जाएगी। वह गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, आपको नहीं पता, यह सच में चुड़ैल है। आपने नाटक के लिए जिन चुड़ैलों को बनाकर बुलाया था, वह यहाँ नहीं पहुंच पाई हैं। इन दोनों ने जरूर उन्हें मार दिया। मैं इन्हें अच्छी तरह से पहचानती हूँ। यह यह मेरी जेठानी ममता है और यह इसकी बेटी प्रिया है। तभी प्रिंसिपल ने कहा, आप इतने भरोसे से कैसे कह सकती हो। प्रिया का एक्सीडेंट हो गया और वह मर गई है। मेरे ही कॉलेज में तो पढ़ती थी। रेखा गुस्से से बौखला गई। पागलपंती में सारा सच कबूल कर लिया। आपको कुछ नहीं पता प्रिंसिपल मैडम, मैंने ही उसे मरवाया था। उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैंने 5 लाख रुपए खर्च किया था उसे मरवाने के लिए। उसकी माँ को अकेला रखकर उसे घर का काम लेना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ बार बार पैसे और जेवर मुझसे पूछती रहती। उसे भी मारने का मैंने प्लान बनाया। कई दिनों तक उसे नींद की दवाइयां देती रही, लेकिन वह भी ना जाने एक दिन कहाँ भाग गई। अपनी बेटी और अपने पति के गम में मर गई। आज दोनों माँ बेटी भूत बनकर मिल गई हैं और मुझसे बदला लेने आई हैं। उन्हें पता चल गया है कि यहाँ भूत वाला नाटक होने वाला है। मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। मैं अपने बेटे को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही वह बेटे को लेकर निकलने लगी, दोनों जोर जोर से तालियां बजाने लगी। प्रिया और ममता जी की ताली की आवाज गूंजने लगी। तभी वहीं पर आकर एक लेडीज महिला पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। अरे तुम जाओगी कहाँ। तुमने जो अपना सारा सच कबूल किया है, वह इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। यह दोनों मरी नहीं है, यह जिंदा है। वहीं पर प्रिंसिपल मैडम ने सारी बात बताई कि कैसे कैसे यह दोनों अपनी जान बचाई। पुलिस ने कहा, तुमने इन दोनों को मरवाने की साजिश रची। तुम्हारी साजिश में एक मासूम बच्ची की जान गई। तुमने मर्डर करवाया है। तुम्हें फांसी तो होकर ही रहेगी। रेखा के हाथों में हथकड़ी लग जाती है। रेखा का पति यह सब कुछ नहीं जानता था। भले ही वह घर लाने पर ममता जी और प्रिया का ध्यान नहीं रखता, गुस्सा करता, बोझ समझता, लेकिन उसने मरवाने की साजिश नहीं रची थी, इसीलिए वह जेल नहीं जाता। वहीं रेखा का बच्चा जो 6 साल का था, वह घर में रह जाता है। रेखा को जेल हो जाती है। सरोज मैडम जी को प्रिया और ममता जी ढेर सारा धन्यवाद कहती हैं और वापिस उसी घर में आ जाती हैं। वहीं रेखा का पति उसके पैसे और जेवर अलमारी में खोजने लगता है, तो सच में सारे जेवर ममता जी के मिल जाते हैं। पुलिस में साथ में थी। इंक्वायरी के बाद ममता जी को उनके जेवर दे दिए जाते हैं। रेखा ने पैसे और खर्च कर दिए थे। वही 5 लाख रुपए उसने उसकी बेटी को मरवाने के लिए दिया था। कुछ पैसे अभी पड़ा था, वह भी ममता जी को मिल जाता है। लेकिन ममता जी वह पैसे देवर को दे देती हैं। अब मेरी बेटी कमा रही है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लो, अपने 6 साल के बेटे का ध्यान रखना।
उसे अपनी माँ जैसी आदतें मत लगने देना और इसकी देखभाल करना। मुझसे जो हो सकेगी मैं मदद करती रहूंगी। कुछ भी हो, तुमने मुझे घर पर सहारा दिया। तुम्हारी पत्नी नालायक औरत निकली तो उसमें तुम्हारी क्या गलती? वह भी अपनी पत्नी की हरकतों को लेकर बहुत दुखी था। अपने बेटे का पालन पोषण करता। प्रिया और ममता जी पैसे भेजते, उसके बेटे की भी देख रेख करते रहते। अब ममता जी और प्रिया अलग रूम रहकर रहने लगे थे। ममता जी के जीवन में अपनी बेटी के साथ रहते हुए अब थोड़ी खुशियां वापिस आ गई थी। कुछ दिन बाद ममता जी ने प्रिया की शादी उसके मनपसंद लड़के से करवा दिया। अब सब कुछ सही हो गया था। तो कहानी कैसी लगी? चलिए मिलते एक नई कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, टाटा।